इस वीडियो में हम सहसंबंध गुणांक देखने वाले हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक, कोरिलेशन कोफिशिएंट को कैसे निकाला जाता है, ये बीएड द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र में आता है। लगभग हर साल ये प्रश्न आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने के लिए रैंक मेथड से। तो इसको हम देखते हैं। तो इसमें एक पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें क्या है कि जो हमें डेटा दिया हुआ है उसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता है। जैसे इस डेटा में आप देख रहे होंगे, ये इसमें 28 दो बार रिपीट हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर। ये x और y में नहीं देखना क्योंकि x यहाँ x में भी 28 है, y में भी 28 है। तो हमें एक वेरिएबल में देखना है कि अगर कोई डेटा रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है। तो हम ये जो क्वेश्चन लगाने वाले हैं इसमें हमारा डेटा जो है वो रिपीटिशन वाला है। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग फार्मूले होते हैं। एक्चुअली रिपीटिशन वाले में जो होता है उसमें एक फैक्टर एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। ठीक है, तो हमें बस वही फैक्टर देखना है, बाकी सेम पुराने जैसा ही है जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ओके, तो ये अवध यूनिवर्सिटी में 2020 में आया हुआ प्रश्न है। ये दीर्घ में आया है 15 नंबर वाला क्वेश्चन। तो इसको देखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट को अगर हम रो से दिखाते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला जो होता है 1 - 6 समेशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन n इंटू n स्क्वायर -1। ठीक, ये हमने पिछले वीडियो में देखा होगा जब कोई रिपीटिशन डिजिट में ना हो। लेकिन अगर जब रिपीटिशन आ जाता है तो उसी में एक फैक्टर जुड़ जाता है। कहाँ पे? समेशन ऑफ डी स्क्वायर में एक फैक्टर f जुड़ जाता है। ठीक, समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस एक फैक्टर। ये फैक्टर कौन सा है? ओके, ये फैक्टर क्यों आता है इसको भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इस फैक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ओके, सो अभी हम इस f की वैल्यू पहले ही हम देख लेते हैं f को निकाला कैसे जाता है। तो बेसिकली f इक्वल टू होता है जितनी डेटा रिपीट हुआ हो। इसमें देखो, अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो इसमें 28 जो है वो दो बार रिपीट हुआ है, एक बार यहाँ है एक बार यहाँ है। एक ही वेरिएबल में देखना है, इस वेरिएबल में मत देखने लगना कि यहाँ पे भी 28 है। एक वेरिएबल में कोई डेटा कितनी बार आया है, देखो 28 दो बार आया है। तो f को हम लिख लेते हैं f 28, यानी कि 28 दो बार आया हुआ है। ठीक है, एंड फिर दूसरा डेटा हमारा कितना है, और भी कोई डेटा इसमें रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है देख लेते हैं हम। इसमें और भी कोई डेटा रिपीट नहीं हुआ, सिर्फ 28। अगर कोई और डेटा रिपीट हुआ होता तो हम प्लस करके f वो डेटा लिख लेते। ठीक, प्लस में f और वो डेटा, लेकिन हमें कोई डेटा रिपीट नहीं हुआ है। ठीक, तो ये वाला हम कैंसिल कर दे रहे हैं। तो हमें 28 जो कितनी बार रिपीट हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है। एक बार यहाँ पर है और एक बार यहाँ। 28 दो बार रिपीट हुआ है। तो जो f का फार्मूला बेसिकली होता है m इंटू m स्क्वायर -1 अपॉन 12। ठीक, यहाँ पर m क्या है, कितनी बार वो डेटा रिपीट हुआ है। यहाँ पर 28 कितनी बार रिपीट हुआ था, दो बार। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर -1 अपॉन 12। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 इंटू 4 - 1 3 अपॉन 12। ये जाएगा 6 अपॉन 12 1/2 या 0.5। ठीक, तो फैक्टर्स पहले ही हम निकाल लिए, फैक्टर हमारा आ गया 0.5। इसके बाद सेम वही पुराना प्रोसेस करके हम सीधा f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, अब देखते हैं कि हम रैंकिंग किया कैसे जाता है। ओके, सो हम दो कॉलम और इसमें ऐड कर ले रहे हैं। पहला हम RX यानी कि x की रैंकिंग। देखो, अब जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहला रैंक दिया जाएगा। या इसको अगर रिज्यूम कर लो, ये दो सब्जेक्ट में किसी के मार्क्स हैं तो जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं उसका रैंक सबसे पहला होगा। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, 31। तो इसको हमने क्या किया, पहला रैंक दे दिया। इसके बाद फिर 31 से कम कौन सा है, 28।
28 देखो अब 2 बार है, यहाँ पर भी 28 है और यहाँ पर भी 28 है। तो क्या करते हैं, वैसे तो हमें इसको 2 इसको 3 देना चाहिए, लेकिन जब सिमिलर केस आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं 2 और 3 दोनों को जोड़ दिया। 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 का आधा 2.5, इसको भी 2.5 दे देंगे और इसको भी 2.5 दे देंगे। ठीक है, ये समझ में आया। वैसे तो इसको हमें कितना रैंक देना चाहिए थे, 1 रैंक तो हम 31 को दे चुके हैं, इसको 2 देते या इसको 3 देते, लेकिन सिमिलर डेटा आ गया तो क्या किया हमने 2 और 3 को जोड़ दिया। 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 का आधा 2.5, तो हमने दोनों को रैंक कितना दे दी है 2.5 और 2.5। अब देखो रैंक तो हम कभी फ्रैक्शन में डेसिमल में देते नहीं है, रैंक सीधा 1 2 3 देते हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक, तो ये फैक्टर हमने जो लिखा है ये जो इसको कवर अप कर लेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम। 28 के बाद उससे छोटा कौन सा नंबर है, 28 के बाद उससे छोटा है 26। ठीक, तो 1 2 3 हम 3 तक तो पहुंच गए थे हम, इसके बाद 26 को क्या देंगे 4। ठीक, 26 के बाद फिर उससे छोटा 25, ये हो जाएगा 5। 25 के बाद फिर 24 नहीं है, फिर 23 तो हो जाएगा 6। 23 के बाद फिर 22 है, ये हो जाएगा 7। 22 के बाद फिर 21 है 8। 21 के बाद उससे छोटा 20 है नहीं 19 है, ये हो गया 9 एंड सबसे छोटा है 13, ये हो गया 10। ठीक, तो ये हमारी रैंकिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको देखो कितने वेरिएबल हमारे दिए हुए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो हमारी जो रैंकिंग है वो 10 तक आनी चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि कोई डिजिट छूट जाता है तो रैंकिंग हमारी गड़बड़ हो जाती है, तो पता चल जाता है हमें। ठीक, तो हमने रैंकिंग एक्स की कर ली, इसी तरीके से हमें वाई की रैंकिंग करनी है। ठीक है, एक कॉलम और बना ले रहे हैं हम और वाई का। ठीक, अब वाई की रैंकिंग में क्या करना है, सबसे जो हाइयर मार्क्स है उसको पहला रैंक देना है। सबसे हाइयर मार्क्स कौन सा, 31 से बड़ा कोई नहीं है, 31 को हम दे देंगे 1 नंबर। ठीक, उससे छोटा 30 नहीं है 29, इसको देंगे 2 नंबर। 28 को देंगे 3 नंबर एंड फिर 27 को 4 नंबर। 26 नहीं है, 25 को देंगे 5 नंबर और फिर 24 को देंगे 6 नंबर। 23 को देंगे 7। 22 नहीं है, 21 है, इसको दे देंगे 8। इसके बाद फिर 20 को दे देंगे 9 और 17 को दे देंगे 10। ठीक, ये हो गया हमारा वाई की रैंकिंग। देखो अगर इसमें कोई गड़बड़ होता तो पता चल जाता हमारा। और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं दोनों की रैंक का। अब देखो रैंक के डिफरेंस में चाहे आर एक्स माइनस आर वाई करो, चाहे आर वाई माइनस आर एक्स करो, क्योंकि हमें जो फार्मूला हमारा होता है उसमें डी स्क्वायर होता है, तो किसी को किसी में से घटाओ डी स्क्वायर करोगे वो वैल्यू पॉजिटिव हो ही जाएगी। ठीक है, तो हम आर एक्स माइनस आर वाई कर लेते हैं। चलो आर एक्स में से आर वाई घटाओ, 2.5 में से 3 जाएगा, हो जाएगा -0.5। 9 में से 8 1, 4 में से 6 -2, 6 में से 5 1, 2.5 में से 1 1.5, 10 में से 10 0 एंड फिर 5 में से 7 -2, 8 में से 4 4, 1 में से 2 जाएगा -1 हो जाएगा, 7 में से 9 जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो तो अगर आप इस डिफरेंस को जोड़ोगे पूरे कॉलम को तो वो 0 आना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, अगर आप इसको हम करके दिखाएं आप लोगों को, तो सबसे पहले हम निगेटिव जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया -2, ये हो गया 2 2 4 5 2 7 और ये -0.5, ये टोटल कितना है -7.5। पॉजिटिव को देख लेते हैं 1 2 4 और 2 6 एंड 1.5 7.5। तो आप देख रहे होगे 0 हो जा रहा होगा, समेशन ऑफ टी ये हमेशा 0 आएगा। ठीक, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो कि आपका गलत है सही है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, डी स्क्वायर निकालना है। क्यों, क्योंकि हमें फार्मूले में डी स्क्वायर की ज़रूरत होती है। चलो डी स्क्वायर के लिए एक कॉलम और बना लेते हैं।
डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 0.25, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 1 हो जाएगा 2.25, 0, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 1, 4। समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं हम। 6, 10, ये हो गया 26, 27, 4 31 और 2 33 और ये 33.5, 33.5। ठीक, समेशन ऑफ डी स्क्वायर हो गया। अब सारी वैल्यू को हम सारी वैल्यू में पता चल गई। अब क्या कर देंगे, हम अपने फार्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम उसको पुट करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस एफ अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, सभी वैल्यू को इसमें पुट करो। ये हो गया 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर कितना आया 33.5, एफ फैक्टर कितना आया था 0.5 जो हम पहले ही निकाल चुके थे। ठीक, अपॉन कितना हो जाएगा एन, एन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं। अब देखो एन कितने हैं, रैंकिंग से पता चल जाएगा। हाईएस्ट रैंकिंग कितनी है 10, वैसे भी काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन की वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1। सिंप्लीफाई करो इसको 1 - 6 इंटू, तो ये हो जाएगा 33.5 4.5 34 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 99। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 से डिवाइड करो 2, फिर इसको 2 से करो, ये हो गया 5। सो ये हो गया 1 - 34 डिवाइड बाई 165। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0.206 और सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा रो की जो वैल्यू आ जाएगी 0.7939। जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट आया वो आया लगभग 0.8 के आसपास। और हम जानते हैं हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट जो एक्चुअल होता कितना है -1 से 1 के बीच में। अगर 1 हो जाएगा तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा, यानी कि 1 के जितने पास में हमारी वैल्यू आएगी हमारा कोरिलेशन उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो इसमें हमें देखो प्रश्न में कहा गया है कि अपने परिणाम की व्याख्या भी कीजिए। तो इसके लिए बस वही आपको क्या कर देना है, बता देना है कि अगर 1 होता है परफेक्ट पॉजिटिव, -1 होता है परफेक्ट नेगेटिव। अब देखो परफेक्ट पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा। ठीक, लीनियरली बढ़ेगा अगर 1 आता है। और -1 होने का क्या मतलब है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब होता है एक वेरिएबल अगर बढ़ रहा है तो दूसरा वेरिएबल घट रहा है। ठीक, जिस रेशियो में वो बढ़ रहा है दूसरे रेशियो में वो घट रहा है। तो देखो ये लगभग 1 के लगभग पास 0.8 है, 0.8 1 के लगभग पास है। तो इसका मतलब कि ये कोरिलेशन दोनों में अच्छा है, क्योंकि ये 1 के पास है। परफेक्ट तो नहीं है लेकिन परफेक्ट के आसपास है। ठीक है, तो 1 के जितना पास रहेगा हमारा कोरिलेशन उतना ही अच्छा होगा। बस इसी को हमें एक्सप्लेन कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया रिपीटिशन वाला। अगर रिपीटिशन नहीं होता है तो क्या है, बस यही एफ़ का फैक्टर जो हमारा है ये गायब हो जाता है। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, जैसे हमने यहाँ पर रैंकिंग को फ्रैक्शन में दिया है। अगर रिपीटिशन नहीं रहेगा तो रैंकिंग फ्रैक्शन में नहीं रहेगी, तो एफ़ का कोई फैक्टर आएगा नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।